हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपके साथ पंकज। बच्चों, आज हमारी होने वाली है चैप्टर 7 की लास्ट वीडियो। हाँ, अब ये चैप्टर आपका फिनिश होने वाला है। बहुत बड़ा ये चैप्टर था और ज़्यादा मार्क्स का भी ये चैप्टर है। आज इसकी लास्ट वीडियो में हम कवर करेंगे आपके लास्ट 3 टॉपिक, जो ऐसे छोटे टॉपिक्स हैं बस, बट इनमें से एक ना एक टॉपिक मोस्टली पेपर में आपसे पूछ लेता है। तो बिल्कुल भी स्किप मत करना इस वीडियो को, पूरा देखना, डिटेल में देखना, अच्छे से समझना बुक की रीडिंग के साथ। तो देखो, आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे, एक तो करेंगे फैक्टरिंग, सेकंड टॉपिक है एक लीज फाइनेंसिंग, देन लास्ट और सबसे छोटा टॉपिक कमर्शियल पेपर। कमर्शियल के पेपर के बारे में तो बहुत बार पेपर में आपसे पूछा जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर बच्चों आपका टॉपिक आज का। देखो, सबसे पहला जो टॉपिक है वो है फैक्टरिंग। अब ये क्या होता है, आपने अपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा बिल ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर, उसमें आया होगा डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। कई बार हमारे पास जो बिल मिल जाता है, बिल ऑफ एक्सचेंज जिसे हम कहते हैं, उसको हम बैंक से डिस्काउंट करा लेते हैं। तो वैसे ही ये भी कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं जो हमें इसी तरह की सर्विसेज देते हैं। या फिर अगर हमें किसी अपने क्लाइंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, या तो हम बैंक्स के पास जा सकते हैं या फिर ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास भी जा सकते हैं जो इस तरह की सिमिलर सर्विसेज देते हैं। बट बेनिफिट क्या होता है, बैंक हमसे कुछ ज़्यादा चार्ज करते हैं पैसा। ये इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो कम चार्ज करते हैं, क्योंकि बैंक का वो सेकेंडरी काम है, प्राइमरी फंक्शन नहीं है। जो ये डिस्काउंटिंग ऑफ बिल हो गया या क्लाइंट की इंफॉर्मेशन हो गया, वो बैंक की सेकेंडरी फंक्शंस में आता है। लेकिन इनके ये मेन काम है, प्राइमरी काम है, ये बने ही इस चीज़ के लिए। तो देखो, इसमें मैंने कुछ 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। एक तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं जिनको बोला जाता है फैक्टर, इसलिए इस प्रोसेस का नाम होता है फैक्टरिंग। ये चार्ज जो भी आपको सर्विसेज देंगे उसके बदले में कुछ ना कुछ फीस चार्ज करेंगे। बैंक के कंपैरिजन में वो हमेशा सस्ती होती है। कौन कौन सी सर्विसेज देते हैं हमें, एक तो ये डिस्काउंटिंग ऑफ बिल करके देते हैं, प्रोवाइड क्लाइंट वर्थनेस इंफॉर्मेशन। जिस क्लाइंट को आप अगर कुछ क्रेडिट में उधार देना चाहते हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो, कोई डील करना चाहते हो, तो उसका क्रेडिट वर्थनेस कैसा है, वो कैसा रहा है वो बिजनेस में, कभी उन्होंने फ्रॉड तो नहीं किया, या उनकी पेमेंट टाइम पर आती है या नहीं आती, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको ये प्रोवाइड कराते हैं फैक्टर। अब देखो, इस बुक में स्क्रीन पे आपका मीनिंग आ गया होगा। बुक से पढ़ने इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। फैक्टरिंग इज अ फाइनेंशियल सर्विस अंडर विच अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कॉल्ड फैक्टर रेंडर्स वेरियस सर्विस एंड चार्ज फीस फॉर द सर्विस रेंडर। फैक्टर, ये याद रखना, ये नाम अलग से भी आ जाता है कि फैक्टर क्या होते हैं और ये क्या काम करते हैं। फिर नीचे इनके वही जो सर्विसेज हैं, 2 सर्विसेज दी हुई है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल एंड प्रोवाइड क्रेडिट वर्थनेस। ये आप बाद में पढ़ लेना, बहुत इजी दिया हुआ है। हाँ, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल में 2 दे रखे हैं, एक रिसोर्स फैक्टरिंग और एक नॉन रिसोर्स फैक्टरिंग। रिकोर्स का मतलब क्या होता है, अगर मैंने क्लाइंट को, उन्होंने मेरे को बिल दिया कि ये वाला जो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल है ये आप कर दो, कल को इसकी जो पेमेंट है वो आपको मिल जाएगी। यही आपने अपने अकाउंट्स में भी पढ़ा था कि जब भी हम डिस्काउंट बिल करा देते हैं तो बैंक को पेमेंट मिल जाती है, तो यहाँ पे भी फैक्टर को पेमेंट मिल जाती है। लेकिन रिकोर्स वाले में क्या लिखा हुआ है, अगर इन केस बैड डेप्ट हो जाता है, कल को डिसोनर हो जाता है बिल, तो जो लॉस होगा वो क्लाइंट का होगा, फैक्टर का नहीं होगा। फैक्टर बाद में आपसे ही पैसा वसूल करेगा अगर ड्रॉई ने पैसा देने से मना कर दिया। लेकिन जो सेकंड वाला नॉन रिकोर्स वाला है, उसमें आपने एक बार बिल डिस्काउंट करवा लिया तो अब फैक्टर की सारी जिम्मेदारी है, सारा का सारा लॉस फैक्टर का होगा। अगर ड्रॉई पैसे देने से मना कर देता है तो फैक्टर आपके पास नहीं आएगा। हाँ, ये होता है फिर नॉन रिकोर्स वाले में थोड़ा ज़्यादा चार्ज करने हैं सर्विस का, और रिकोर्स वाले में कम चार्ज करते हैं आपसे सर्विस का, क्योंकि उसमें सारा का सारा लॉस क्लाइंट का होता है। तो ये 2 आपके वो हैं। चाहे आपके पास कोई भी सी भी बुक्स हो, पूनम गांधी हो, DK गोयल हो, या फिर ये GS अलग हो, सुभाष दे हो, तो सब में ये दिया होगा आपको। आप वहाँ से अपनी बुक में भी पढ़ सकते हो और अपनी लैंग्वेज में भी पेपर में लिख सकते हो। तो देखो, अब इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स हमने सारे पॉइंट्स के पढ़े हैं, तो इनके भी कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। देखो, पहला पॉइंट इसका मेरिट का क्या दिया हुआ है, फैक्टरिंग इज अ चीपर सोर्स। ये चीपर सोर्स होता है आपके बैंक के कंपैरिजन में। अगर हम बैंक से डिस्काउंट कराते हैं बिल तो वो ज़्यादा चार्ज काटते हैं, लेकिन जो फैक्टरिंग वाले होते हैं इनकी जो सर्विस का चार्ज होता है वो बहुत कम होता है। सेकंड, इट इम्प्रूव्स द कैश फ्लो पोजीशन। कैश फ्लो पोजीशन क्यों अच्छी होती है इससे,
अगर मेरे को पैसा चाहिए आज, मैं फटाफट इनके पास जाके बिल डिस्काउंट करवा सकता हूँ, क्योंकि इनका मेन काम ही यही है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल हो रही है, तो ये जल्दी कर देते हैं डिस्काउंट, जिससे हमारे पास पैसा आता रहता है, इनफ्लो होता रहता है पैसे का। थर्ड, नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग प्रोवाइड सिक्योरिटी फॉर अ डेप्ट। अब मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ से पैसा डूब सकता है, तो मैं नॉन रिसोर्स वाला, जो रिकोर्स वाला है वो वाला अप्लाई कर दूंगा फैक्टरिंग के लिए, जिससे क्या होगा, जो लॉस है वो मेरा नहीं होगा, फैक्टरिंग को लॉस होगा अगर मुझे लग रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो भी रिसर्च नहीं करते, वो भी जिस पर्सन का बिल है, जिस पर्सन ने आपको बिल दिया, उनकी पहले रिसर्च करते हैं कि तब जाके ही वो आपको नॉन रिकोर्स वाली फैक्टरिंग वाला प्रोवाइड करवाएंगे। इसके बाद इट डज नॉट क्रिएट एनी चार्ज ऑन एसेट। अब यहाँ से जो आपको एक तरह से पैसा ही मिला, फाइनेंस ही हुआ, आपका बिल चला गया, तो इनके लिए कुछ वो गिरवी नहीं रखवाते। चाहे तो वो गिरवी रखवा सकते हैं कि फ्यूचर में उन्हें पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता, तो ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट है इसका। अब देखो और भी 2-3 बेनिफिट इसके दिए हुए हैं, लेकिन आप मैक्सिमम 3-4 ही करना, मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया था, क्योंकि इससे ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएगा। अब इसके डीमेरिट में आ जाओ। दिस सोर्स इज कंसिडर्ड टू बी वेरी एक्सपेंसिव व्हेन देयर इज अ नंबरस इनवॉइसेस एंड स्मॉल इन अमाउंट। मान लो आपके बहुत सारे बिल हैं, जो बिल्स हैं वो 100 से ज़्यादा है, और छोटा छोटा अमाउंट है, 10-10 हज़ार, 5-5 हज़ार के बिल हैं जो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल है। अगर आप इतने सारे बिल अब इनसे डिस्काउंट कराओगे तो आपको एक लॉस हो सकता है, क्योंकि ये हर बिल की अलग से सर्विस चार्ज करेंगे। तो अगर जितने ज़्यादा बिल होंगे उतने ज़्यादा ही आपको सर्विस पे करना पड़ेगा, फीस पे करनी पड़ेगी, तो ये एक थोड़ा सा नुकसान होता है, इसका डीमेरिट होता है। सेकंड, दे जनरली चार्ज हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात है, अगर कहीं पे रेट चार्ज कर रहे हैं ये, तो ये उनका रेट ये ज़रूर हाई रखते हैं बैंक के कंपैरिजन में, लेकिन जो बाकी सर्विसेज होती है उसमें ये थोड़ा डिस्काउंट देते हैं बैंक के कंपैरिजन में आपको। थर्ड पॉइंट, द फैक्टर इज अ थर्ड पार्टी बिटवीन कस्टमर एंड कंपनी, एज अ रिजल्ट द कस्टमर मे फील अनकंफर्टेबल। अब किस तरह से आपको अपनी सारी डिटेल इनको बतानी पड़ती है। अगर आप किसी क्लाइंट के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो तो क्यों इंफॉर्मेशन ले रहे हो आप, क्या फ्यूचर में किस तरह की डील करना चाहते हो, तो थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है कि अपने सारे बिजनेस की डिटेल आपको देनी पड़ेगी कि हम फ्यूचर में इनसे इतने की डील करने वाले हैं, इस टाइप की डील करने वाले हैं, तो थोड़ा ट्रस्ट भी करना इनके ऊपर मुश्किल हो जाता है। ये एक इनका और डीमेरिट है। डीमेरिट 3 ही थे, मेरिट्स बुक में ज़्यादा दे रखे हैं, बट आप मैक्सिमम 3 या 4 मेरिट्स भी करोगे तो इनफ है आपके लिए। अब अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक करेंगे लीज फाइनेंसिंग का आपका। तो चलो फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक, लीज फाइनेंसिंग। ये ऐसा टॉपिक है जो आपने बहुत बार किया होगा, मतलब अपने आसपास देखा होगा, बस आपको उसका नाम नहीं पता था कि लीज फाइनेंसिंग भी कुछ टाइप होता है। लीज वर्ड तो आपने सुना होगा, सिर्फ लीज के साथ फाइनेंसिंग भी लग गया होगा, ये नहीं पता आपको। देखो ये क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है, अब गवर्नमेंट जब बड़े बड़े वो बनाती है, फ्लाईओवर बनाती है, उसके लिए जब कॉन्ट्रैक्ट निकालती है, तो जिन कंपनी को निकालती है उनके पास सारी मशीनें अवेलेबल नहीं होती अपनी, तो वो अब नई मशीन खरीदे। अब हर प्रोजेक्ट के लिए अलग तरह की मशीन लगती है बहुत बार, तो वो खरीदते नहीं है, वो क्या करते हैं, उसे लीज पे ले लेते हैं। लीज पे लेने का सिंपल सा मतलब समझो कि मैं एक ओनर हूँ, जिसके बाद मान लेते हैं जेसीबी की मशीन है, और आपको कोई अपना यहाँ पे प्लॉट है उसमें काम करवाना है। अब आप प्लॉट के काम के लिए पूरा का जेसीबी तो खरीदोगे नहीं 50 लाख रुपए का, तो आप क्या करोगे, मेरे से एक तरह से रेंट में ले लोगे एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए, कि 1 महीने के लिए मेरे को लीज पे दे दो, और पूरे 1 महीने का किराया एक साथ ले लो। जब 1 महीना पूरा हो जाएगा तब मैं आपसे वो जेसीबी वापस ले लूँगा और मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। तो इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं लीज फाइनेंसिंग या फिर लीज कॉन्ट्रैक्ट। अब जो मैं ओनर हूँ, जिसका वो एक्चुअल में एसेट है जो आप यूज़ कर रहे हो, उसको बोला जाता है लेसर, और आपने जिस पर्सन ने वो यूज़ किया है एसेट को, उसे बोलते हैं लेसी। ये याद रखना, पेपर में पूछ सकता है 1 मार्क्स में या 3 मार्क्स में भी इनका डिफरेंस पूछ सकता है। और ये एक कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही एग्रीमेंट बना होता है। ओनर ऑफ द एसेट एंड द थर्ड पार्टी के बीच में होता है। एक ओनर होगा एसेट का जो आपको यूज़ करने के लिए अपनी एसेट देगा, और एक थर्ड पार्टी होगी जो उसको यूज़ करेगी। शादियों में भी ऐसा होता है, जब हम जनरेटर वगैरह लेके आते हैं बड़े बड़े, तो हम खरीदते नहीं हैं उसे। अगर हमारा 1-2 दिन का फंक्शन है तो हमें उसे 2 दिन के लिए राइट्स मिल जाते हैं हमें उसके, कि हम उसे यूज़ कर सकते हैं
जैसे ही वो 2 स्पेसिफिक पीरियड ख़त्म होगा तो हम उसे वो वापस कर देंगे। बहुत सारी जगह में ऐसा होता है, आपने अपने एरिया में बैंकर टोल वगैरह भी देखे होंगे, तो वो भी ऐसे ही लीज फाइनेंसिंग में होते हैं कि 5 साल के लिए ये जगह हमारी हो गई, 10 साल के लिए हमारी जगह हो गई, एक स्पेसिफिक अमाउंट दे दिया जाता है ओनर को और 10 साल तक वो जगह फिक्स हो जाती है। मोस्टली गवर्नमेंट तो काफ़ी बार ऐसा ही करती है। तो देखो अब इसका मीनिंग पढ़ते हैं। मोस्टली ये मैंने मीनिंग को ही पॉइंट्स में कन्वर्ट करके लिखा है, अब पूरा डिटेल में मीनिंग पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, अ लीज इज अ कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट अंडर विच द ओनर ऑफ एसेट ग्रांट द अदर पार्टी द राइट टू यूज द एसेट इन रिटर्न फॉर अ पीरियोडिक पेमेंट कोल्ड लीज रेंटल। इसको लीज रेंटल बोला जाता है, जो पैसा आपको आ रहा होता है उसे बोलते हैं लीज से आने वाला रेंट, और ये स्पेसिफिक पीरियड के लिए होता है। अब इसमें ये भी लिखा हुआ है द एसेट इन रिटर्न फॉर अ पीरियोडिक पेमेंट। अब ऐसा हो सकता है कि सारा पैसा आप एक साथ दे दो, कि 5 साल का है तो सारा का सारा स्टार्टिंग में ही दे दिया, या फिर आधा पैसा अभी आधा पैसा बाद में, ऐसे भी वो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग कंडीशन हो सकती है। और क्या लिखा हुआ आगे, द ओनर ऑफ द एसेट इज कॉल्ड लेसोर while the party that use the asset is known as lessee. The term and the condition of governing the lessee agreement are given in the lease contract. कॉन्ट्रैक्ट में सारी टर्म एंड कंडीशन लिखी ही होती है। कल को कुछ आपने डैमेज कर दिया तो ये भी लिखा होगा कि अगर एसेट को डैमेज हो जाता है तो उसको सही करवाने की जितनी भी कॉस्ट आ रही है, जो भी एक्सपेंसेस आ रहे हैं, वो कौन बियर करेगा, किसकी जेब से वो काटा जाएगा। एट द एंड ऑफ द स्पेसिफिक पीरियड द लेसी में बी रिन्यूड और टर्मिनेटेड। द जो लीज है मतलब वो या तो अगर 5 साल के लिए हमने लिया था, 5 साल बाद या तो वो रिन्यू, अगर मुझे लग रहा है, क्लाइंट को लग रहा है कि मेरे को और काम करना है यहाँ पे, और ओनर को भी लग रहा है कि हाँ यहाँ से सही पैसा आ रहा है, मेरे को टाइम टू टाइम पैसा मिल रहा है और मेरी जगह भी, मेरी एसेट भी अच्छी है, प्रोटेक्टिव है, तो वो हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट दोबारा रिन्यू हो जाए या फिर टर्मिनेट हो जाए। टर्मिनेट मतलब ख़त्म कर दिया जाए कॉन्ट्रैक्ट। आगे इन केस ऑफ टर्मिनेशन द लेसर टेक्स बैक द एसेट फ्रॉम द लेसी। जो एसेट है वो वापस ले दी जाएगी अगर टर्मिनेशन हो जाती है। आगे क्या लिखा हुआ है, दिस टाइप ऑफ फाइनेंस इज अ पॉपुलर मीन्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन स्पेशली इन केस ऑफ कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स विच बिकम ऑब्सोलेट बिकॉज ऑफ द फास्ट चेंजिंग टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। ये अच्छा पॉइंट है। अगर आपने मान लो कोई ऑफिस खोला, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वो आपका काम है, अब आपने इतने सारे पीसी आपको चाहिए वहाँ पे, मान लो 20 से 30 कंप्यूटर्स आपको वहाँ नीड है, लैपटॉप्स की नीड है, तो कई बार क्या करते हैं वो अपने नए लैपटॉप्स नहीं लेते, क्योंकि आपका काम ऐसा है जिसमें डेली नया सॉफ्टवेयर अपडेट होना है, हर टाइम टू टाइम बाद नए ऐप्स, नए सॉफ्टवेयर अपडेट होने हैं। तो अगर आज आपने मान लो लैपटॉप ले लिया, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल i5 ले लिया आपने, तो अब फ्यूचर में वो पुराना हो जाएगा, नया मॉडल आ जाएगा, तो आपके पुराने वाले जो हैं उनका लॉस होगा आपको, या तो वो आपके बहुत लेस लॉस में आपको बेचना पड़ेगा, फिर आपको नए खरीदने के लिए फिर से इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो वो क्या करते हैं लीज पे ले लेते हैं कि 2 साल के लिए लीज पे ले लेंगे, फिर वापस कर देंगे, भाई नया अपडेटेड जो वर्जन आया होगा उसे ले लेंगे। तो ये एक ऐसी जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो काम होता है वहाँ पे बहुत बेनिफिशियल होता है। अब आ जाओ इनके भी मेरिट्स पढ़ते हैं। सबसे पहला मेरिट्स, लेस इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, प्रिवेंट ह्यूज इन्वेस्टमेंट। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आपको बहुत बेनिफिट होता है। देखो बैंकर टोल्स आपने देखे होंगे कितने बड़े होते हैं, अगर उस बैंकर टोल को हम खरीदने जाएं तो 20 से 30 करोड़ रुपए मिनिमम उसकी कॉस्ट आएगी। अब इतना पैसा तो होता नहीं हमारे पास नॉर्मली, तो क्या करते हैं वो लीज पे ले लेते हैं, और लीज की कॉस्ट आती है 20 लाख 30 लाख, तो एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट से आप बच जाते हो। अगर आपको लगता है कि हाँ बिजनेस चल रहा है तो आप फ्यूचर में सोच सकते हो कि हाँ भाई अब हम यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगा सकते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है लेस फॉर्मेलिटीज़। इसमें कोई फॉर्मेलिटीज़ भी ज़्यादा नहीं करनी होती, ओनर बैठा होता है और पार्टी बैठी होती है। अगर वो दोनों एग्री हो जाते हैं टाइम के लिए कि इतने टाइम के लिए हमें चाहिए सामान, आपकी एसेट चाहिए और इतने पेमेंट के लिए हम रेडी हैं, तो नॉर्मल सा एक एग्रीमेंट बन जाता है और दोनों रेडी हो जाते हैं। थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, टैक्स बेनिफिट। जो आपने एसेट ली है और उसका जो आप रेंट पे कर रहे हो बच्चों, वो ना आपका टैक्सेशन में छूट मिलती है। जब भी आप अपनी इनकम कैलकुलेट करोगे तो उसमें उसको माइनस हो जाती है, जो आपने लीज का रेंट पे किया होगा तो उस पर टैक्स नहीं लगता। ये बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है कंपनीज को। नो लॉस ऑफ कंट्रोल, एक तो इसमें कोई कंट्रोल नहीं जाता। अब ये दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब ये बेसिकली तो ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आपको एसेट यूज़ करने के लिए मिली है तो वो एसेट आपकी नहीं हुई, आप बेच नहीं सकते उसको। सिर्फ जब तक स्पेसिफिक पीरियड है
तब तक ही आप उसको यूज़ कर सकते हो। और कभी कभी एग्रीमेंट में ये भी कंडीशन होती है, मोस्टली ही होती है ये, कि अगर आपको वहाँ पे कोई रिनोवेशन करवाना है, कोई काम करवाना है, तो ओनर की पहले आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर ओनर परमिशन देगा तभी आप उस चीज़ को कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। नेक्स्ट, नो इफेक्ट ऑन बोरोइंग कैपेसिटी। बोरोइंग कैपेसिटी के ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं आता। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ओनर्स फंड में और बोरोड फंड में डिबेंचर। अगर हम डिबेंचर ज़्यादा लेते रहेंगे पैसे के, तो हमारी कैपेसिटी कम हो जाएगी, हम और पैसा नहीं ले पाएंगे, हमारी जो क्रेडिट जो वर्थीनेस होगी वो बहुत कम होगी, आगे हमें कोई उधार नहीं देगा। तो ये भी कोई इसमें वो पॉइंट नहीं आता। आपने लीज पे ले रखा है, एक टाइम बाद वो ख़त्म हो जाएगा और आपने पैसा ऑलरेडी उसको एडवांस में दे रखा है, तो ये भी एक बेनिफिट होता है। अब देखो इसमें भी इतने सारे बेनिफिट है, 4 या 5 का लो एक इसमें और देखो, नो रिस्क ऑफ चेंज इन टेक्नोलॉजी। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप ये वाला भी कर सकते हो कि टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो आपका बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होगा, तो ये भी एक बेनिफिट मिलता है आपको। इसके बाद डीमेरिट में देखो, रिस्ट्रिक्शन ऑन यूज़ ऑफ एसेट। अभी हमने पढ़ा कि आपको परमिशन लेनी पड़ती है, तो आप अपनी मर्जी से पूरी तरह से यूज़ नहीं कर सकते। एक नॉर्मल सा आप ये भी एग्जांपल ले सकते हो, जो हम रेंट पे घर लेते हैं, तो हमें अगर कुछ उसमें रिनोवेशन करवाना है तो हमें पहले लैंडलॉर्ड की परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि एक्चुअल में ओनर तो वो है मकान का, उसने बस हम रेंट पे कर रहे हैं और वो हमें यूज़ करने के लिए अपनी एसेट दे रहे हैं। एडवर्स इफेक्ट ऑन बिजनेस ऑपरेशन। अब कैसे, इसको पढ़ो देखो, इन केस द लेसी इज नॉट रिन्यूड द बिजनेस ऑपरेशन ऑफ द लेसी में सफ़र। मान लो जो आपने जगह ली, प्रॉपर्टी ली लीज पे, वहाँ पे आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है और आपने आगे के फ्यूचर प्लान भी उसी जगह के अकॉर्डिंग बना रखे हैं, बट ओनर ने मना कर दिया कि मैं नहीं चाहता कि ये लीज एग्रीमेंट दोबारा आगे कंटिन्यू हो, तो आपको ये लॉस हो सकता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपने वहीं पे प्लान बना रखा था। अगर कोई बैंक्वेट है, उसने आने वाली 2 महीने बाद वाली मैरिज के लिए पहले से बुकिंग ले ली और उसका एग्रीमेंट अभी 1 महीने बाद ख़त्म है। इन केस ऐसा होता है 1 महीने बाद कि ओनर मना कर देता है कि मैं एग्रीमेंट आगे कंटिन्यू नहीं करूँगा, तो जो वो बैंक्वेट हॉल वाले हैं उनको बहुत ज़्यादा लॉस होगा, क्योंकि वो वैसा पैसा उनको वापस करना पड़ेगा बुकिंग का, जिसमें उनको बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। थर्ड, ओनरशिप रिमेन्स विद द लेसर। तो ये भी एक वो है, डीमेरिट है। आप अपनी मर्जी से कोई काम करवा ही नहीं सकते, चाहे वो उस एसेट के लिए वो हो, एडवांटेज हो, उससे उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो रही हो, लेकिन अगर ओनर हाँ नहीं करेगा तब तक आप उसकी कोई भी उसमें चेंजेस वगैरह नहीं करवा सकते, क्योंकि अल्टीमेट ओनर तो उसका वही रहेगा जो लेसर है हमारा। तो ये था आपका लीज फाइनेंसिंग वाला टॉपिक। देखो भाई, ये लास्ट के टॉपिक हैं, छोटे टॉपिक हैं, बट करना जरूर, क्योंकि ये आगे लाइफ में भी बहुत काम आएंगे। प्लस पेपर में मोस्टली पूछ लेते हैं बच्चे, छोड़ देते हैं, कईयों की बच्चों की बुक्स में होते ही नहीं है ये टॉपिक, तो ज़रूर से आपने पढ़ने हैं। अब देखो लास्ट टॉपिक कमर्शियल पेपर। मैं आपको सीधा बुक से समझा रहा हूँ कमर्शियल पेपर, क्योंकि वो बहुत छोटा सा टॉपिक है। कमर्शियल पेपर क्या होता है, ये बहुत ईजी वे होता है फंडिंग का। पहले चलो बुक से ही पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है। इट इज़ अ सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ होता है जनरली 90 डेज टू 364 डेज, मतलब 3 महीने से लेके 1 साल के लिए इसकी मैच्योरिटी डेट होती है। द कमर्शियल पेपर वॉज इंट्रोड्यूस इन आवर कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1990। इंडिया में 1990 में कमर्शियल पेपर पहली बार यूज़ किया गया था। कमर्शियल पेपर इज़ एन अनसेक्योर्ड प्रोमिस नोट इशूड बाय अ फर्म टू रेज फंड फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड। क्या होता है, मान लो मेरी कंपनी है, मैंने एक कागज़ का टुकड़ा होता है जिसको हम कमर्शियल पेपर लिखते हैं, उसमें मैंने लिख दिया कि हाँ मैं फॉर एग्जांपल ले लेते हैं मिस्टर एक्स को 1 साल बाद या 90 डेज बाद जो भी उसकी कंडीशन है, मैं प्रोमिस करता हूँ कि उसको इतने पैसे वापस दूंगा, और एक्सेप्टेंस हो जाती है, दोनों पार्टीज़ की साइन हो जाएंगे, मतलब मोस्टली जो कंपनी की स्टैंप लगी होगी उसमें, और कंपनी जो मिस्टर एक्स है उसको वो पेपर दे देगी और उससे पैसा ले लेगी। जब उसकी मैच्योरिटी पीरियड ख़त्म होगा तो एक्स आएगा, वो पेपर दिखाएगा कमर्शियल पेपर कि मेरे पास आपका पेपर है, और बदले में कंपनी उसको पैसा दे देगी। और क्या, इट इज़ परचेज्ड बाय अदर बिजनेस। कौन मोस्टली इसे परचेज करता है, फर्म्स करते हैं, कमर्शियल बैंक्स करते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज करती हैं, पेंशन फंड करते हैं। और एक बात और याद रखना है, कमर्शियल वाला पेपर वाला पॉइंट आपके इकोनॉमिक्स में 12th क्लास में जरूर आएगा। आरबीआई का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें, तो जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे आगे तो वहाँ पे ये बहुत आपको, अगर अभी इससे इसका मीनिंग पता है तो आगे जाके आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो आगे इसमें लिखा भी हुआ है, एज इट इज़ एन अनसेक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट
इट इज़ इशूड ओनली बाय द फर्म हैविंग अ गुड क्रेडिट। जिस कंपनी की अच्छी गुडविल है, गुड क्रेडिट है मार्केट में, वही कंपनी ये इशू कर पाती है। क्योंकि कोई ऐसी कंपनी अगर इशू कर रही है जिसकी मार्केट में गुडविल नहीं है, न्यू कंपनी है, तो उस पर आप ट्रस्ट नहीं करोगे, तो उससे आप कमर्शियल पेपर खरीदोगे ही नहीं, कल को फ्रॉड करके चले जाए वो कंपनी। कमर्शियल पेपर इज रेगुलेटेड बाय द आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही कमर्शियल पेपर को रेगुलेट करता है। आपको इनसे पहले परमिशन लेनी पड़ती है, अमाउंट भी कुछ फिक्स्ड होता है, वो आपके सिलेबस में इतना ज़्यादा नहीं है। अब इसके मेरिट्स देखो, अ कमर्शियल पेपर इज एन अनसिक्योर्ड प्रोमिस। अनसिक्योर्ड मतलब कोई चार्ज क्रिएट नहीं होता एसेट में। ऐसा नहीं है कि आप जिस पर्सन ने वो आपसे ख़रीदा है कमर्शियल पेपर, उसको आपको कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है इसका। बीइंग फ्रीली ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट, सीपी हैज़ हाई लिक्विडिटी। अब क्या है ये हाई लिक्विडिटी का क्या मतलब होता है? जिसको हम कैश में जल्दी कन्वर्ट करवा सकते हैं। अगर आपने कहीं बिल्डिंग में पैसा इन्वेस्ट किया है तो वो जल्दी कैश में कन्वर्ट नहीं होगा जब तक वो बिल्डिंग बिकेगी नहीं, या तो आपको उसको लॉस में बेचनी पड़ेगी। और अगर आपके पास बिल ऑफ एक्सचेंज पड़ा है तो आप बहुत जल्दी बैंक में जाके उसको डिस्काउंट करा के ला सकते हो। तो वो हाईली लिक्विडिटी होता है। ये वर्ड भी आपको आगे कॉमर्स की फील्ड में बहुत काम आने वाला है। तो ये बोला हुआ है कि जो कमर्शियल पेपर होते हैं वो हाईली लिक्विडिटी होते हैं, कोई भी बैंक्स या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसे खरीद लेता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है द कॉस्ट ऑफ इशूइंग कमर्शियल पेपर इज लोअर देन द कॉस्ट ऑफ कमर्शियल बैंक लोन। अगर कोई कंपनी कमर्शियल बैंक से लोन लेती है या फिर कमर्शियल पेपर से पैसा लेती है, तो कमर्शियल पेपर से जो आप पैसा लेते हो उसकी जो कॉस्ट होती है वो कम आएगी। अगर आपको बैंक से लोन ले रहे हो तो आपको बैंक को ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू कमर्शियल पेपर। तो ये भी एक बेनिफिट है। इट इज़ अ कंटिन्यूस सोर्स ऑफ फंड एज इट्स मैच्योरिटी कैन बी चेंज एज पर द नीड ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी को 90 दिन के लिए पैसा चाहिए तो 90 दिन के हिसाब से पैसा ले सकती है। 1 साल के लिए चाहिए 1 साल के लिए ले सकते हैं, 6 साल के लिए चाहिए 6 साल के लिए ले सकती है। तो कंपनी अपने फ्यूचर के प्लान के अकॉर्डिंग, अपनी इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग एस्टिमेट लगाती है कि हमें कितने साल के लिए, कितने टाइम के लिए पैसा चाहिए। तो ये भी एक अच्छी बात है, कॉन्टिन्यूस सोर्स है। अभी मैंने 3 महीने के लिए लिया, फिर मेरे को 3 महीने बाद दोबारा चाहिए तो मैं दोबारा इशू कर दूंगा कमर्शियल पेपर। तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। लास्ट पॉइंट क्या है? कंपनी कैन इन्वेस्ट देयर एक्सेस फंड इन कमर्शियल पेपर एंड अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ रिटर्न। क्या होता है, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है वो इसको खरीद लेते हैं फिर बेच लेते हैं। ऐसे एक तरह से इसमें जैसे शेयर्स को बेचते हैं खरीदते हैं, तो कंपनीज जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है वो भी इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। देखो 5 पॉइंट है, बहुत इजी से 5 पॉइंट है, 4 भी कर लोगे तो चलेगा। क्योंकि आपको पता है 40 नंबर का पेपर आ रहा है आप, तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन जाएगा वो 5 नंबर का जाएगा, जिसमें मीनिंग भी पूछेंगे, मेरिट्स भी पूछेंगे। तो आपको 3-4 से ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके डीमेरिट्स क्या है? सबसे पहला डीमेरिट इसमें लिखा हुआ ओनली फाइनेंशियल साउंड फर्म विद द गुड रेपुटेशन कैन इशू अ सिक्योरिटी। यह भी हमने पढ़ा था कि जिसकी गुडविल अच्छी होगी, में से रिलायंस हो गई, टाटा हो गए, ऐसे बड़ी बड़ी कंपनियों के ही कमर्शियल पेपर जल्दी बिकेंगे। अगर कोई छोटी मोटी कंपनी आएगी तो उससे नहीं लेगा कोई, या न्यूली कंपनी है, नई बनी है, एस्टेब्लिश हुई है, तो उसके कमर्शियल पेपर पे लेने से पहले लोग सोचेंगे, बैंक्स भी जल्दी ट्रस्ट नहीं करेंगे कि कल को फ्रॉड ना हो जाए इस कंपनी का। आगे लिखा हुआ है कि द अमाउंट ऑफ फंड्स दैट कैन बी रेज थ्रू कमर्शियल पेपर इज लिमिटेड। इससे जो आप पैसा फंड कर सकते हो, मतलब रेस कर सकते हो, वो बहुत लिमिटेड होता है। एक तो आरबीआई की रेगुलेशंस है बहुत सारी इसके ऊपर, और कोई भी बैंक्स एक कमर्शियल पेपर के लिए लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट नहीं करता। मोस्टली इसका अमाउंट 20,000 50,000 का एक कमर्शियल पेपर होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। इट इज़ एन इम्पर्सनल मेथड ऑफ फाइनेंसिंग, सो इट्स मैच्योरिटी कैन नॉट बी एक्सटेंडेड इफ़ अ फर्म इज़ नॉट इन अ पोजीशन टू रिडीम इट्स पेपर। मान लो 3 महीने के लिए एक कंपनी ने इशू किया था कमर्शियल पेपर, अब 3 महीने बाद उनके पास पैसा नहीं है तो उनको बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। ऐसा नहीं होगा, बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक हमें और टाइम दे देता है, एक्स्ट्रा टाइम दे देता है, लेकिन इसके लिए कोई भी टाइम नहीं मिलेगा आपको। आपको चाहे अपनी एसेट बेच के पैसा देना पड़े कंपनी को, आपको पेमेंट देनी ही पड़ेगी। तो ये थे आपके लास्ट 3 टॉपिक। अब इसमें एक टॉपिक और आपका दे रखा है फैक्टर अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ साउंड ऑफ फंड्स। वो बहुत इजी सा टॉपिक है, उसमें आपने सिर्फ हेडिंग्स याद करनी है। अगर आप हेडिंग्स याद कर लोगे उसकी, या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 या 2 लाइन में लिख देते हो तो इनफ है, और वो पेपर में आएगा भी, कम चांस है पेपर में आने के। तो ये था बच्चों आपका 7th चैप्टर कंप्लीटली। हमने सारे के सारे इसके पॉइंट्स पढ़े, मेरिट्स पढ़े, डीमेरिट्स पढ़े, और जो एक टॉपिक कट गया था ICDS, अगर आपने पढ़ लिया है तो अब आगे रिवीजन में उसे मत पढ़ना ताकि आपका टाइम बचे। तो
तो अब नेक्स्ट वीडियो में आपका स्टार्ट करेंगे और अच्छे इसके चैप्टर जो है 8th चैप्टर, जिसमें बहुत सारी डिडक्शन आ रखी हैं। एक इकलौता ये 7th चैप्टर था जिसमें डिडक्शन नहीं थी। अब जो भी चैप्टर आएंगे वो 3 या 2 टॉपिक में ही खत्म हो जाएंगे। उनमें बहुत ज़्यादा CBSE ने आपके ऊपर मेहरबानी करके कि पढ़ा इनसे वैसे ही नहीं जा रहा, डिडक्शन दे दी है बहुत ज़्यादा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।